देखो सिंपल पेंडुलम में एक तो लंबा सा एक तो रस्सी लगा रहेगा, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं उसका बाबू, बाबू बाबू बॉब। तो ये बॉब को हम झूलाते थे ऐसे करके, तो ऐसे स्विंग करने लगता है। तो बस उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए साइंटिस्ट लोग एक तो तरकीब 180 डिग्री, मतलब वो फुल साइकिल ऐसे जाता था, इसको टू एंड फ्रो मोशन को 1 कंप्लीट ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। देखो तो हम लोग को सिर्फ टाइम पीरियड का फॉर्मूला से मतलब है। देखो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड हो रहा है, देखो छोटा, हमको लगता है कि टाइम पीरियड डिपेंड होता होगा लेंथ। अब वो डिपेंड हो रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा, देखो बोलो लेट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और मेरे को पता है कि जिस जगह में नॉर्थ पोल साउथ पोल ले रहे हैं तो ग्रेविटी बदलेगा, तो इसको खींचने वाला फोर्स भी बदल रहा है। तो मेरे को समझ आया कि टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी, जी के ऊपर भी डिपेंड होता है। और कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, देखो ये जो बाबू दिख रहा है, हाँ तो ये बाबू का मास के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो पहले हम एज्यूम करते, वो साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करके जानते थे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ये सब चीज़ डिपेंड होता है। देखो बेटा टाइम पीरियड, न्यूटन को लगा कि लेंथ छोटा बड़ा करने से टाइम पीरियड बदल रहा है, तो एक तो बोले कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फिर बोलते हैं कि इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल लेने से इसका टाइम पीरियड, नॉर्थ पोल में ग्रेविटी क्या है, कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होता है, नॉर्थ पोल की, पोल में ज़्यादा ग्रेविटी होता है ना अर्थ का इक्वेटर पर, नहीं बेटा पोल में ज़्यादा होता है, क्योंकि पोल सेंटर से ज़्यादा पास में, अर्थ से गोल नहीं है, अर्थ से चिपटा होने की वजह से ये पोल वाले ज़्यादा क्लोज होते हैं सेंटर से। थोड़ा वो सबसे मतलब नहीं, तो मेरे को फैक्टर से मतलब था। तो बेटा ये सब फैक्टर मेरे को एक बार पता चल गया। तो क्वेश्चन में ऐसे फैक्टर दिया होगा, बस उससे देखो कैसे डायमेंशन अपने आप फॉर्मूला करेगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बोलो लेट द टाइम पीरियड, तुमको पता है लेंथ का कितना पावर में डिपेंड होता है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे इसका पावर ए, तो बोलो जी का पावर बी है, एम का पावर सी, ऐसे हम लोग एज्यूम कर दिए। अब इधर तो टाइम पीरियड है, बोलो टाइम पीरियड किस किस को प्रोपोर्शनल है, बोलो लेंथ का पावर ए इंटू जी का पावर बी इंटू मास का पावर, ये सब फैक्टर। अब मेरे को तो फॉर्मूला चाहिए, बोलो सर इधर लिखो इक्वल टू और यहाँ पे उससे डेल्टा कर देंगे। देखो बेटा कौन सिंबल बन गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के। क्या इतना दूर तक समझ गए बेटा? मेरे को थोड़ा लेफ्ट साइड का डायमेंशन बताओ तो, टाइम का डायमेंशन क्या होगा LHS का, ये देखो टाइम का डायमेंशन होगा खाली टी का पावर 1 और m कुछ है 0, l का पावर 0। क्या मैं इतना दूर LHS लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ, मेरे को अभी RHS का डायमेंशन चाहिए। वो थोड़ा RHS का डायमेंशन थोड़ा एक बार देखो, थोड़ा RHS का डायमेंशन क्या होगा, बोलो लेंथ का डायमेंशन होगा l, तो उसका पावर a लिख दूँ। मेरे को बताओ तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा डायमेंशन, जी का बेटा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT-2, ठीक है। और ये है मास, और बेटा मास का डायमेंशन होगा kg, उसका यूनिट है तो खाली है, तो मैं g में लिखूंगा LT-2, ये देखो रे होल पावर b, और मास ये m का मतलब यहाँ पे मास है, मीटर नहीं है। बोलो मास का डायमेंशन क्या होगा बेटा, कैपिटल M का पावर c। क्या तुम लोग को समझ आ रहा है? अब क्योंकि LHS के तो नंबर कांस्टेंट कुछ भी डायमेंशन होता नहीं है। अगर ये फॉर्मूला हम लोग जो एज्यूम किया सही है, तो LHS और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए?
अगर सेम होना चाहिए, चलो इसका ब्रैकेट खोलते हैं। बोलो एल का पावर ए, एल का पावर बी, टी का पावर -2b, देखो एम का पावर सी। तुम तो जानते हो एम को मैं आगे लिखता हूँ, तो अगर एम को आगे लिखता हूँ तो बोलो एम का पावर यहाँ पे होगा क्या, सी। देखो एल कहाँ है, इन दोनों के पास एल है, तो एल का पावर होगा a + b। ठीक लिख रहा हूँ। देखो आंसर चुटकी बजा के आ जाएगा। टी का पावर क्या होगा, -2b। इतना दूर तक मेरा RHS निकल गया। देखो रे, एम का पावर सी, एल का पावर a + b, टी का पावर -2b। यहाँ तक समझ आया कैसे मैंने लिखा। अब हम लोग को पता है कि अगर ये दोनों इक्वेशन सही है, सही मायने मेरा इक्वेशन अगर ये है, तो मेरा LHS और RHS दोनों मैच होना चाहिए कि नहीं। अगर LHS RHS मैच होना चाहिए, देखो आप कैसे सॉल्व करें। यहाँ तक समझ गए। देखो अब बस कंपेयर करो LHS का डायमेंशन और RHS का। बेटा देखो, तो अगर ये डायमेंशन सेम है, बोलो एम का मुंडी के ऊपर क्या है, सी है, तो बेटा सी इक्वल कितना होगा। देखो यहाँ से इक्वेशन मिल गया, सी इक्वल 0। पहले इक्वेशन मिला, जस्ट कंपेयर करके लिख रहा हूँ। देखो इधर एल का पावर कितना है, a+ बोल रहे a + b। तो बेटा एल का पावर कितना है, अब टी का पावर देखो -2b। हाँ बेटा इक्वल टू 1। बोल तो बेटा b यहाँ से क्या निकलेगा, 1/-2, और माइनस को तैरना आता है बचपन से, तो ये -½ हो जाएगा। क्या मेरे को b मिला, हाँ बेटा, तो b मिला। ये देखो अब b का वैल्यू यहाँ डाल के a निकाल सकता हूँ। बोलो a + b अगर 0 है तो a इक्वल क्या होगा, -b। अगर b है -½ तो बेटा उसमें माइनस इंटू कर दूँ, क्या होगा, -- +½ क्या मेरे को a b सबका वैल्यू मिल गया। अब बस मेरा फॉर्मूला में यहाँ पे तो बेटा डाल के फॉर्मूला कैसे सही हो जाएगा। ये देखो, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड हो रहा है k के ऊपर। तो देखो l का पावर है a, बेटा g का पावर b है, और m का मास ऑफ द बॉब का पावर c। देखो तो l का पावर a कितना है, a निकला मेरा ½ b का पावर है -½ और c देखो रे, c का पावर है 0। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या मास के ऊपर डिपेंड होगा कभी, m का पावर 0 तो 1। देखो मेरा फॉर्मूला मिल गया। बोलो तो टाइम पीरियड डिपेंड हो रहा है, तुम जानते हो पावर ½ का मतलब होता है स्क्वायर रूट टर्म, और g का पावर -½ मतलब उसको पॉजिटिव करने के क्या करेंगे, बाई कर देंगे। तो g का पावर ½, तो बेटा g का पावर ½ को क्या बोलते हैं, √g। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला आ गया। बोलो तो टाइम पीरियड लिखूंगा t = k√L/g। इस तरह मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। और इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और k का वैल्यू निकला है क्या बेटा, टाइम पीरियड = 2π√L/g। इस तरह लोग फॉर्मूला निकालते हैं। समझ आया हाउ टू एस्टेब्लिश फॉर्मूला। तो बाय एक्सपेरिमेंट k का वैल्यू होगा 2π। इस तरह मेरे को टाइम पीरियड ऑफ सिंपल बंडल का फॉर्मूला मिल गया 2π√L/g।